ये हायरार्की ऑफ द साइंस, सॉरी फ्रेंड हिटकर नहीं, हायरार्की ऑफ द साइंस, विज्ञानों का सोपान। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसका। आइए, अगस्ट काम्ट अपने जीवन की शुरुआत में सेंट साइमन से बहुत अधिक प्रभावित थे। ये बात तो सही है, आपको ये देखिए क्लास में बराबर मिल रहे हैं, अगस्ट काम्ट की चर्चा हो रही है। और पॉजिटिव फिलॉसफी में काम्ट महोदय ने विज्ञानों का एक सोपान बनाया जिसमें प्राकृतिक विज्ञान को भी शामिल किया है। काम्ट क्या है, प्राकृतिक विज्ञान को भी इसमें शामिल किया है। किसी भी विज्ञान का उच्च और निम्न क्रम उस विज्ञान की सामान्यता और जटिलता पर निर्भर करती है। काम्ट महोदय कहते हैं किसी भी विज्ञान का उच्च स्तर क्या है और निम्न स्तर क्या है, उस विज्ञान की सामान्यता और यानी कि सामान्य तौर पे और जटिलता यानी कठिन के तौर पर निर्भर करता है। जैसे जैसे नवीन विज्ञान का जन्म होता है यानी नए नए विज्ञानों का जन्म होता है, वैसे वैसे विज्ञान के अध्ययन सिलसिले से कम सामान्य और अधिक जटिल होती जाती है। कहते हैं जैसे जैसे नए जो है विज्ञानों का जन्म होता है, वैसे वैसे जो विज्ञान होते हैं उनका अध्ययन जो वस्तु होता है सिलसिलेवार मतलब क्रमवार उसके धीरे धीरे कम समान और अधिक जटिल होती चली जाती हैं। जब विज्ञान जटिल हो जाता है तब दूसरे विज्ञान उस पर निर्भरता बढ़ जाती है। यानी कहते हैं जब विज्ञान कोई विज्ञान जटिल यानी कठिन हो जाता है तो दूसरे विज्ञानों की जो है निर्भरता उस विज्ञान पर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहला विज्ञान जो सबसे सरल है, पहला विज्ञान ये कहते हैं जो सबसे सरल है विषय है और घटनाओं का अध्ययन करता है। पहला जो सबसे सरल विषय घटनाओं का अध्ययन करता है वह सबसे अधिक सरल होता है और वह सबसे ज़्यादा समान भी होता है। लेकिन समान इसलिए होता है क्योंकि ये कहते हैं समान इसलिए होता है क्योंकि ये घटना सभी स्थानों पर पाई जाती है। इस प्रकार सबसे प्रथम विज्ञान सबसे अधिक समान और सबसे कम जो है जटिल घटनाओं या विषयों का संबंधित होता है और अध्ययन करता है। जो सबसे प्रथम विज्ञान होता है सबसे सरल होता है, सबसे कठिन जो है जटिल विज्ञान घटनाओं और विषयों का से संबंधित होता है, ये कहते हैं। और इस क्रम में प्रथम विज्ञान के बाद जिन अन्य विज्ञानों का विकास हुआ उनका अध्ययन विषय कम समान और अधिक जटिल होता है। अब बात को समझ रहे होंगे, ये कहते हैं इसी क्रम में प्रथम विज्ञान जो है अन्य विज्ञानों का विकास हुआ उनका अध्ययन विषय कम समान और अधिक जटिल होता है। इसी क्रम में प्रथम विज्ञान के बाद यानी जो पहला विज्ञान होता है और उसके बाद का जो विज्ञान विकास होता है वो अध्ययन विषय जो होता है वो कम समान यानी अधिक यानी कठिन अधिक होता है, वो समान कम होता है। तो इस प्रकार दूसरा विज्ञान प्रथम विज्ञान से अधिक जटिल विषय वस्तु से संबंधित होता है। यह कहना है जो दूसरा विज्ञान है वो पहले विज्ञान से अधिक कठिन होता है, अधिक जटिल होता है। और तीसरा विज्ञान जो है दूसरे विज्ञान से कम समान और अधिक जटिल विषय से संबंधित होता है। इसी क्रम में कहते हैं जो तीसरा विज्ञान होगा दूसरे से अधिक कठिन होगा, है ना। तीसरा विज्ञान विज्ञानों की इसी प्रकृति के आधार पर अगर काम्ट जो है सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों की एक सोपान बना रखे हैं जो निम्न प्रकार है। क्या है, एक सोपान बना रखा है इन्होंने जो निम्न प्रकार है, ये कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये विज्ञानों की इस प्रकृति के अगस्त काम्ट महोदय विज्ञान को एक सोपान बना रखा है जो निम्न प्रकार है। क्या है निम्न प्रकार, ये ध्यान दीजिए। कहते हैं पहला है गणित शास्त्र है, दूसरा है खगोल शास्त्र है, तीसरा है भौतिक शास्त्र है, चौथा है रसायन शास्त्र है, पांचवा है प्राणी शास्त्र है, छठा है समाज शास्त्र है। ठीक है, यानी कि गणित शास्त्र मैथमेटिक्स कहते हैं, ये गणित शास्त्र जो है मैथमेटिक्स कहते हैं। और जो ये खगोल शास्त्र बताते हैं ये एस्ट्रोनॉमी बताते हैं, भौतिक शास्त्र फिजिक्स बताते हैं, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री बताते हैं, प्राणी शास्त्र बायोलॉजी, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी। आप समझ गए होंगे ये 6 जो है विज्ञानों का सोपान ये पूछा जाता है। जैसे यहाँ से कुछ प्रश्न इस तरह बनता है क्वेश्चन आपका कि आपका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र विषय किस सोपान किस क्रम में है, तो छठे क्रम में आपको ये याद रखना है। सोशियोलॉजी जो है समाजशास्त्र है विज्ञानों के क्रम में या विज्ञानों के सोपान में 6 नंबर पे आता है। कभी कभार क्या होता है ना, ये जो प्रश्न पूछता है ये जो गणित शास्त्र खगोल शास्त्र भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र प्राणी शास्त्र समाज शास्त्र है इसका क्रम आगे पीछे कर देता है, वो कहता है इसका सही क्रम क्या है। तो आप इतना अगर ध्यान देते हैं कि आपका ये जो है ये जो गणित है शास्त्र है मैथमेटिक्स और पहले नंबर पे है, खगोल शास्त्र दूसरे नंबर, भौतिक शास्त्र तीसरे, चौथे, ये पाँचवें, समाजशास्त्र छठे नंबर पे। तो ये जरूर इतना ध्यान दीजिए आप लोग कि गणित शास्त्र पहले नंबर पे रखते हैं अगर काम होते और समाजशास्त्र को छठे नंबर पे रखते हैं। तो यहाँ से आप पकड़ लेंगे गणित शास्त्र पहले समाजशास्त्र अंतिम में, तो आपका प्रश्न कम से कम गलत होने की संभावना रहेगी। ठीक है, आगे ये क्या कहते हैं आपके अगस्त काम्ट महोदय कि काम्ट महोदय या जो विज्ञानों का वर्गीकरण या स्थिरीकरण बना रखा है इसमें ये गणित शास्त्र का सबसे
ऊंचा स्थान देते हैं। ये देखिए गणित शास्त्र को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं और प्रदान करते हैं, ये स्थान देते हैं। कारण कि यह बहुत पुराना आधारभूत दोष रहित विज्ञान है मानते हैं। गणित शास्त्र को बहुत पुराना और दोष रहित आधारभूत विज्ञान मानते हैं। ये बात सही भी है, गणित शास्त्र पुराना ही है। इसमें ये पहले ही बताएं 2 और 2 4 होता है, ना कि 5 होता है, एकदम तथ्यात्मक उसमें फैक्ट होता है। और अन्य सभी विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की नज़रिए से देखते हैं, मानते हैं, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें समाजशास्त्र आपका ऐसा ही विषय है जो समाज विज्ञान सभी श्रेणी में आता है। कहते हैं समाज विज्ञान सभी श्रेणी में आता है। समाजशास्त्र को विज्ञान जो है, ये कहते हैं समाजशास्त्र को विज्ञानों की श्रेणी में स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी जो विध है प्रत्यक्षवादी विध है। ये कहते हैं जो समाजशास्त्र की अध्ययन विध है आपका, ये पॉजिटिव जो है प्रत्यक्षवादी विध है। तात्पर्य यह विज्ञान निश्चित है, ये कहते हैं विज्ञान निश्चित है, औपचारिक है ये, और स्पष्ट है समाजशास्त्र। इसमें निहित जो ज्ञान है वो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। इसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों में ये कहते हैं प्राकृतिक विज्ञानों में दिन है और रात है। यह जो है इस तरह का बयान पक्का निश्चित और निरपेक्ष है। आपके अगस्त्य महोदय कहते हैं जो समाजशास्त्र है वो प्राकृतिक विज्ञान है, विज्ञानों के सबसे बड़े सोपान में 6 नंबर पे जो रखते हैं। ये कहते हैं विज्ञान में क्या है, समाज दिन को दिन ही कह सकते हैं, रात नहीं कह सकते हैं, रात को रात ही कह सकते हैं, रात नहीं जो है दिन नहीं कह सकते। ये एकदम निश्चित है, पक्का है। तो इस प्रकार ये निरपेक्ष है। यावत है कि आज समाजशास्त्र प्रत्यक्षवादी विज्ञान नहीं बन पाया, परंतु प्रयास यही कि यह एक निरपेक्ष विज्ञान बन जाए। ये आपके अगस्त्य महोदय के समाजशास्त्र के जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में थी। आइए देखते हैं अब समाजशास्त्र एक नए विज्ञान के रूप में है। ये समाजशास्त्र एक नए विज्ञान के रूप में, ये देखिए आपका, इसको ध्यान देते हैं। सोशियोलॉजी जो है क्या है, द बर्थ ऑफ न्यू सोशल साइंस है ना। तो इसको आप ध्यान दीजिए, ये भी यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको भी देख लेते हैं। आइए, ये क्या कह रहा है कि अगस्त्य महोदय ने जब सेंट साइमन के साथ मिलकर पॉजिटिव फिलॉसफी लिखी थी, यानी कि पॉजिटिव फिलॉसफी आप ध्यान दीजिए इनकी पहली बुक है और ये सेंट साइमन के साथ मिलकर इन्होंने लिख रखा था, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसमें उन्होंने समाजशास्त्र के जन्म के बारे में चर्चा कर रखा है पॉजिटिव फिलॉसफी। और प्रारंभ में इस विषय का नाम इन्होंने सामाजिक भौतिकी क्या रखा था, सोशल फिजिक्स, यानी सामाजिक भौतिकी रखा था, है ना। और लेकिन बाद में यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है, ध्यान दीजिए। लेकिन बाद में इस नाम को बेल्जियम के वैज्ञानिक यानी खगोलशास्त्री थे, क्या नाम था उनका, क्वेटलेट थे। नाम ध्यान रखिएगा, जो बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे यानी खगोलशास्त्री थे, उनका नाम क्वेटलेट था। जो सोशल फिजिक्स, जो इसका नाम रखा था अगस्त्य ने सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी, इस नाम को ये चुरा लिए। इससे ये बहुत दुखी हुए आपके अगस्त्य होते, और दुखी मन से इसका नाम चेंज करके इन्होंने समाजशास्त्र यानी कि एन सोशल फिजिक्स रखा, जो है इस नाम का सोशल फिजिक्स यानी समाजशास्त्र रखा आपके बहुत दुखी मन से अगस्त्य महोदय। तो वही आगे कर देखिए, इस नाम को चुरा लिया, समाज जो है ये चुरा लिया। तो इस वैज्ञानिक ने इस पुस्तक का नाम एन एसे ऑन सोशल फिजिक्स रखा। 19वीं शताब्दी में यह पुस्तक प्रकाशन में आई। इससे अगस्त्य महोदय बहुत दुखी हुए और इसका नाम बदलकर सामाजिक भौतिकी, ये सोशल फिजिक्स यानी कि सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का अगस्त्य महोदय समाजशास्त्र का पिता यानी जन्मदाता इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। पॉजिटिव फिलॉसफी के बाद कांट ने दूसरी पुस्तक जो लिखी वो पॉजिटिव पॉलिटिकल लिखी है, ठीक है। इस पुस्तक में समाजशास्त्र के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक से इन्होंने बता रखा। मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे कि अगस्त्य महोदय ने पहले समाजशास्त्र का नाम सोशल फिजिक्स रखा था यानी कि सामाजिक भौतिकी रखा था। लेकिन आपके जो है ये बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे यानी कि खगोलशास्त्री थे, इनका नाम क्वेटलेट ने था। इस नाम को चुरा लिया, इस नाम को चुरा के इन्होंने एन एस ऑन सोशल फिजिक्स रख दिया। इसे अगस्त्य महोदय बहुत दुखी हुए और दुखी मन से ही इसका नाम बदलकर सोशल फिजिक्स यानी इन्होंने सामाजिक भौतिकी से क्या नाम रखा, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी रखा। और इसलिए अगस्त्य महोदय को समाजशास्त्र का पिता या समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा पैराग्राफ आप समझ गए होंगे। समाजशास्त्र का
एक नए समाज विज्ञान के रूप में जन्म कैसे होता है। आइए देखते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है। आपका ये जो टॉपिक है ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्र अस्थितिकी और गतिशील, यानी अस्थितिक गतिशील लिखा है तो इसको अस्थितिकी और गतिशीलता भी लिखा जाता है कहीं कहीं, आप ध्यान दीजिएगा। ये है ना सोशियोलॉजी स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बनते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि समाजशास्त्र अस्थितिकी और गतिशील के रूप में कौन देखता है, मतलब ये किसकी अवधारणा रही है, तो ये आपके अगस्टकाम्ट महोदय की रही है, ये प्रश्न बनता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगस्टकाम्ट ने समाजशास्त्र के 2 मुख्य भागों में विभाजित किया है। समाजशास्त्र को किसमें 2 मुख्य भागों में विभाजित किया है। आपका नंबर 1 सामाजिक अस्थितिकी, नंबर 2 सामाजिक गतिशीलता। ये सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक अस्थितिकी, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से बनता है, पूछा जाता है। इस तरह जब हम जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटते हैं तो एक शरीर यानी कि शरीर संरचना क्या है एनाटॉमी, शरीर संरचना यानी कि एनाटॉमी है, और दूसरा क्या है शरीर की तरह। जब हम जीव विज्ञान के 2 भागों में बांटते हैं तो एनाटोनॉमी हो गया, ऑटोमी है। तो आप ध्यान दीजिएगा शरीर संरचना, और अगला क्या है ये विज्ञान और शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान यानी फिजियोलॉजी। जब हम समाजशास्त्र को उसकी अस्थितिकी और गतिशीलता को देखते हैं तब हमें समाजशास्त्रीय सिद्धांत को दोनों पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार शरीर की संरचना, अगस्टकाम्ट महोदय कहते हैं, जिस प्रकार शरीर की संरचना विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती है और शरीर विज्ञान में इन अंगों की गतिशीलता और कार्यप्रणाली होती है। यदि शरीर का गुर्दा काम करना बंद कर दे तो संपूर्ण शरीर काम नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ यही हुआ कि शरीर संरचना और शरीर विज्ञान में पूर्ण तालमेल होना चाह रही है। इसी तरह यह सब कुछ समयानुकूल रहेगा तो शरीर की गतिविधियाँ कार्य करती रहेंगी। कुछ इस प्रकार समाज की स्थिति और उसकी गतिशीलता के तालमेल से ही समाज जीवित रहता है। ये है जो है स्थिति और गतिशीलता के बारे में समाजशास्त्र की अवधारणा, ये अगस्टकाम्ट महोदय की। उम्मीद करता हूँ ये भी पैराग्राफ आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें ये यही कह रहे हैं अगस्टकाम्ट महोदय, क्या कह रहे हैं कि जो समाजशास्त्र है आपका स्थिति और गतिशीलता में, आपके अगस्टकाम्ट महोदय कहते हैं सामाजिक स्थिति और गतिशीलता में क्या शरीर संरचना जो है ये एटॉमी है, और दूसरा शरीर विज्ञान है, ये फिजियोलॉजी है। इस तरह में ये क्या कहते हैं कि आपके अगस्टकाम्ट महोदय कहते हैं जहाँ शरीर संरचना में शरीर विभिन्न अंग होते हैं, शरीर विज्ञान में अंगों की गतिशीलता और कार्यप्रणाली होती है, ये बताई दी है। और फिर कहते हैं समाज इसी प्रकार, ये बताते हैं आगे, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, इस पॉइंट इसमें हो सकता है कम समझ में आया तो अच्छे समझ लिए। कहते हैं समाज एक व्यवस्था है, इसी प्रकार से ही समाज एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में व्यक्ति बेमतलब नहीं होता है, मैंने पहले बताया। और आगे कहते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, व्यक्ति होता है, व्यक्ति से परिवार बढ़ता है, परिवार ही समाज की आधारशिला होती है। परिवार क्या है, समाज की आधारशिला, क्योंकि परिवार से समाज बनता है जो है। इसी के इर्द गिर्द आपके जो है परिवार और समाज के इर्द गिर्द क्या है, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, जाति, वर्ग, राजनीति आज चलती है समाज में। तो यह परिवार के माध्यम से ही होता है। मनुष्य अपने सामाजिक बोध को जो कर पाता है परिवार के बाद उसकी नातेदारी, जो परिवार में क्या है नातेदारी है, समुदाय है, समाज है ना, नाते रिश्तेदार जो है, इन सबको एक सूत्र में बांधने का काम आपके इसमें एक चीज़ और शामिल होती क्या है, भाषा है। क्योंकि भाषा जो है एक दूसरे को समझने और जानने की एक महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि अगर आप भाषा नहीं समझेंगे तो जुड़ ही नहीं जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, तो भाषा भी आपको एक सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। मानव समाज में भाषा के महत्व को हम कहीं कम नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्योंकि भाषा के द्वारा मानव समाज एकजुट होता है, एक होता है। यह भाषा के माध्यम से संस्कृत एक पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी तक भी पहुंचती है। ये भाषा के माध्यम से यह संभव, ना कि किसी अन्य माध्यम से, ठीक है। तो जो ये समाज के अंग के बारे में आपके ये अगस्टकाम्ट महोदय बताते हैं जो है स्थिति के बारे में, मतलब इस तरह स्थिति है, मतलब स्थायी है, ना कि इसमें
बदला जा सकता है। ठीक है, और आगे ये कहते हैं कि पॉजिटिव फिलॉसफी में कांट जो महोदय बताते हैं समाज की जो गतिशीलता की चर्चा बहुत विस्तार पूर्वक की है। पॉजिटिव फिलॉसफी में जो कहते हैं समाज हमेशा समान से जटिल बनता है, मतलब शुरुआत में समाज जटिल रहता, फिर एकदम जो है सामान्य रहता, फिर जटिलता की ओर समाज जाता है, और प्रगति और विकास जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे समाज में जटिलता बढ़नी चली जाएगी। ये अगस्त काम्टे महोदय की अवधारणा है। आप ध्यान दीजिए, काम्टे जब भी प्रगति की बात करते हैं तो समाज को एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान का दर्जा देते हैं और प्रत्यक्षवादी रूप में ही देखते हैं। अब उम्मीद करता हूँ आप स्थिति और गतिकी के बारे में समझ गए होंगे। ये जो है अब इस प्रकार समाज जो है स्थायित्व है, यानी स्थिति है, और इसमें गतिशीलता भी पाई जाती है। ठीक है, आइए ये अगला टॉपिक क्या है, यहाँ से भी देखिए प्रश्न आपका बहुत बनता है। कहाँ से, ये ध्यान दीजिएगा। इस समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षवादी समाज विज्ञान, अगर काम जो है समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्षवादी समाज विज्ञान के रूप में देखते हैं। ये सोशियोलॉजी, ये पॉजिटिव सोशल साइंस है ना, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग जान लीजिएगा, जहाँ जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं मैंने उस टॉपिक को नहीं छोड़ा, उस टॉपिक को आप सभी के बीच में लेकर ही आया हूँ, और ताकि अगस्त काम्टे से कोई भी प्रश्न अगर आपका बने तो प्रश्न ना छूटे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लेकर आपके आया हूँ। तो ये देखिए, आपका क्लास तो लंबी तो हो ही जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी जल्दी कराने की, लेकिन ये काफ़ी बड़ा अगस्त काम्टे महोदय का टॉपिक है, तो बहुत जल्दी भी नहीं हो पाएगा। आपका कम से कम 1.5 घंटे की तो क्लास मेरे ख्याल से हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, अगस्त काम्टे महोदय आपने देख ही लिया। समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान है, और सोशियोलॉजी ये पॉजिटिव सोशल साइंस। तो यहाँ से देखते हैं, आइए आप ये। ठीक है, अगस्त काम्टे महोदय एक प्रत्यक्षवादी सिद्धांतवेत्ता या समाजशास्त्री विद्वान है। आप जान रहे हैं प्रत्यक्षवाद का अर्थ है विज्ञानवाद, प्रत्यक्षवाद का अर्थ ही है विज्ञानवाद। ये कौन कहता है, आपके अगस्त काम्टे महोदय कहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षवाद जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सामने होता है, जो प्रत्यक्ष होता है, जो मतलब तथ्यात्मक रूप से सही होता है, उसी को मानते हैं। इनकी अवधारणा के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड यानी संपूर्ण यूनिवर्सल अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होता है, अगस्त काम्टे महोदय कहते हैं। यानी कि संपूर्ण विश्व को समझने के लिए धार्मिक और तात्विक विश्लेषण कारगर नहीं हो सकता, इसका विश्लेषण केवल और केवल वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही किया जा सकता। काम्टे ने समाजशास्त्र को जिस तरह प्रत्यक्षवादी समाज विज्ञान के रूप में स्थापित किया, उसके निम्न आधार बता रखे हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से आधार बता रखे हैं। नंबर 1 ये देखिए, इनका जो आधार है ये बता रखा है। ये पहला आधार बताते हैं कि जिस तरह प्राकृतिक घटनाओं की गतिविधियों को समझने के लिए प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए समाजशास्त्र जैसा विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये आप प्रश्न जो है पॉइंट 1 समझ गए होंगे इनका। कहते हैं जिस तरह प्राकृतिक घटनाओं प्रघटनाओं और गतिविधियों को समझने के लिए प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं प्रघटनाओं के होने वाले क्रम को समझने के लिए आपका समाजशास्त्र जैसा एक विज्ञान होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने समाजशास्त्र पर बहुत जोर देते हैं। सोशियोलॉजी की स्थापना इसीलिए नए एक विषय के रूप में अगस्त काम्टे महोदय करते हैं। अगला देखिए पॉइंट क्या है इसका, देखिए आप लोग, अगला पॉइंट आपका है ये पॉइंट 2। ये क्या कर रहा है, 2 पॉइंट नंबर ये सामाजिक प्रघटनाओं को ईश्वर परक विधि से नहीं समझा जा सकता। ये आपके अगस्त काम्टे महोदय कहते हैं सामाजिक प्रघटनाओं को जो है ईश्वर परक विधि से नहीं समझा जा सकता, और ना ही इसके समझने के लिए तात्विक सिद्धांत सफल होते हैं। सामाजिक प्रघटनाओं को विश्लेषण वैज्ञानिक विधि से ही होती है, और ऐसी अवस्था में समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी होना बहुत ही अधिक अनिवार्य है। ये कहते हैं आपके समाज जो है अगस्त काम्टे महोदय, सामाजिक जो घटनाएं होती हैं, घटित होती है घटना प्रघटना, तो ईश्वर के विधि से इसको नहीं समझा जा सकता है। आपको इसको वैज्ञानिक विधि से ही समझ सकते हैं। इसके समझने के लिए आप जो है वैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन करेंगे, वैज्ञानिक रूप से देखेंगे, और प्रत्यक्षवादी रूप से, जैसे समाजशास्त्र प्रत्यक्षवादी रूप से देखता, प्रत्यक्षवाद में अधिक विश्वास करता अनिवार्य रूप से, तो इसी रूप में ही आप जो है
ऐसी घटनाओं को समझ सकते हैं। ये समाजशास्त्र में इसके अध्ययन के बारे में घटकांत महोदय बताते हैं। अगला क्या बताते हैं, पॉइंट 3 है, ध्यान दीजिए। पॉइंट 3 में ये कहते हैं समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ वैज्ञानिक है, विधियाँ अवलोकन, प्रायोगिक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक विध है। मैंने बता ही दिया कि ये कहते हैं अवलोकन विध क्या है, प्रायोगिक विध क्या है, तुलनात्मक विध क्या है, ऐतिहासिक विध क्या है। मैंने चारों विध की आपको अभी बताया ही। अब जानिए पॉइंट, ये 4 नंबर पॉइंट इसका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर, प्रत्यक्षवादी कभी भी, ये कहता है प्रत्यक्षवादी कभी भी तथ्यों से अलग नहीं होता, यानी तथ्यों से जुड़ा होता है, तभी तो प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, सुनेगा, अध्ययन करेगा। इसके लिए किसी भी विश्लेषण में तथ्यों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। सिद्धांत कभी भी तथ्यों का अनुयायी नहीं होता, सिद्धांत हमेशा गौण होता है और तथ्य प्राथमिक होते हैं। यानी कि वो कहते हैं जो सिद्धांत वगैरह लोग देते हैं धार्मिक रूप से या ऐसे ही, तो कुछ नहीं सही होता। जो साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से जो तथ्य होते हैं, जो दिखाई सुनाई देता है प्रत्यक्ष रूप से हम करते हैं, प्रयोग करते हैं, ऐतिहासिक रूप से तुलना करते हैं, देखते हैं, वही सही होता है। ये अगला पॉइंट, इनका 5वां पॉइंट क्या है आपके अगस्त्यकांत महोदय का, ध्यान दीजिए। आइए, प्रत्यक्षवाद बेजान नहीं होता, यानी प्रत्यक्षवाद एकदम सही होता, बेजान नहीं होता, ये कह रहे हैं। यह जो है गतिशीलता का सहयोगी अगस्त्यकांत ने शुरू से ही इस विज्ञान को एक प्रत्यक्षवादी और समाजवादी विज्ञान के रूप में देखा है। किसको, समाजशास्त्र को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी की अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो है आज अगस्त्यकांत महोदय का ये क्लास था, आप सभी के बेस्ट थिंकर थे। और अगली क्लास आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस थिंकर पे चाहिए। आपके अगर वो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हों, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई थिंकर ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं, तो उसको हमको जो है हमें बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए अपनी कमेंट करके कि इस थिंकर पे आप क्लास करा दीजिए, तो मैं उस थिंकर पे आपके लिए क्लास लेकर अवश्य आऊँगा। और ये भी बताइए कि आप लोगों को अगली क्लास कैसी चाहिए, कौन सी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, और प्रश्नोत्तरी चाहिए कि आपको जो है थिंकर पे क्लास चाहिए, तो आप बताइएगा, उसी अनुसार अपना जो है कमेंट कीजिएगा, तो मैं अगली क्लास लेकर आऊँगा। बाकी तो आप लोग जो है ये जान ही रहे हैं, मेरे जो है यूट्यूब चैनल को आप देख ही रहे होंगे ये, तो उसमें बताने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग जानना है कि सोशियोलॉजी बाई पुजारी, यार ये चैनल का नाम है। जो है आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च मार देंगे सोशियोलॉजी बाई पुजारी, तो आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर, आप यहाँ पे जो है PDF वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करके जो है बता दीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे बात नहीं होगी आपको, लेकिन व्हाट्सअप से SMS के द्वारा, मैसेज के द्वारा आपकी हमारी बात हो जाएगी। ये व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिएगा, 9452 733 186, यानी 9452733186। ठीक है, 9452 733 186। और टेलीग्राम लिंक पे आप भी जुड़ सकते हैं यहाँ से, ये टेलीग्राम लिंक है, यहाँ से भी आप जुड़ जाएंगे तो आपको यहाँ से PDF वगैरह आसानी से, सुलभता से प्राप्त हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने इस क्लास को जो देखा और जो आप पिछली क्लास में जिस तरह प्यार और सहयोग बनाए रखे हैं, इसी प्रकार आप लोग हमें प्यार और सहयोग देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।